everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to discuss our second lesson, that is Bringing Up Curry, a chapter of 7th class from the supplementary reader. अब ब्रिंगिंग अप क्या होता है बच्चों? पालन पोषण करना। और करी किसी बेबी एलिफेंट का नाम है। तो जो नरेटर हैं यहाँ कैसे उसका पालन पोषण करते हैं और इनका आपस में कैसा रिश्ता है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। करी अ 5 month old बेबी एलिफेंट, ये 5 महीने का बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है करी, लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। ये अपने 9 साल के फ्रेंड और वही इसका क्या है बच्चों, कीपर, जो इसकी देखभाल करता है, उसके साथ रहता भी है और पलता बढ़ता है, ग्रोज अप करता है। करी डज नॉट ईट मच, ये ज़्यादा नहीं खाता, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। यानी इसकी कितनी खुराक है? ये 16 किलो क्या खाता है? डिलीशियस यानी टेस्टी ट्विग्स खाता है। हरी हरी जो सॉफ्ट और नाजुक सी टहनियाँ होती है वो खाता है एक दिन में। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, ये प्लेफुल है। अब प्लेफुल क्या होता है बच्चों? ऐसी ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे कि कोई बच्चा करता है और उसकी उन एक्टिविटी को देख के आपको बड़ा मज़ा आता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेफुल। तो ये प्लेफुल है एंड सेंसिटिव है, मीन्स दूसरे की भावनाओं को समझता है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउनिंग क्या होता है? डूबता हुआ। और ये सबसे पहला जो इंसानियत का काम करता है, शायद कोई इंसान भी ना कर पाए, वो है ये किसी डूबते हुए बच्चे को बचाता है, एक लड़के को बचा लेता है। Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of। यानी नरेटर कहते हैं करी द एलिफेंट, ये 5 महीने का छोटा बेबी है और जब ये मुझे दिया गया कि मैं इसका ध्यान रखूं तो तब इसकी उम्र कितनी थी बच्चों? सिर्फ 5 महीने का। आई वॉज 9-year-old, मैं खुद 9 साल का। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टू। अब टिप टू क्या होता है? पैर के पंजों के बल खड़े होना। अगर मैं पैरों के पंजों के बल खड़ा हो जाता तो बस इसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। ऐसा लगता था वो इतना ऊंचा पिछले 2 साल से हो, और है कितने का भी? रिसेंटली 5 महीने का है, लेकिन कैसा दिखता था? जैसे कि ये 2 साल से उतनी ही हाइट पे हो। वी ग्रू टुगेदर, हम साथ बढ़ते गए, बड़े होते गए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। शायद इसी वजह से मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितना ऊंचा था। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, वो एक पवेलियन में रहता है। अंडर ए थैच्ड रूफ, अब थैच्ड रूफ क्या होता है बच्चों? घास फूस की बनी हुई छत के नीचे रहता था, पवेलियन। विच रेस्टेड ऑन, अब ये जो छत थी घास फूस की, ये रेस्टेड ऑन का मतलब है किस चीज़ पे टिकी हुई थी? थिक ट्री स्टम्प, मोटे पेड़ के तने से बने हुए स्टैम्प के ऊपर। सो दैट इट कुड नॉट फॉल व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। यानी इतने मजबूती से क्यों बनाया गया था स्टैम्प से? ताकि करी जब मूवमेंट करे, इधर उधर हिले डुले, तो ये गिरे ना। एक बार देख लेते हैं इसका जो पवेलियन बना हुआ था वो कैसा था। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो जो 4 मोटे मोटे से दिख रहे हैं स्टैम्प, और उनके ऊपर घास फूस और बैम्बू से बनी हुई छत है बच्चों, इसको बोला है पवेलियन। तो बहुत मजबूत था ये, क्यों? ताकि ये करी के ऊपर गिर ना जाए और उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। करी ने जो पहला बहुत ही बढ़िया काम किया था, वंडरफुल काम किया था, वो क्या था? एक डूबते हुए लड़के को बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच, वो ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवर द लेस नीडिड 40 pound ऑफ ट्विग्स। उसे एक दिन में 40 pounds ट्विग्स चाहिए, हरी हरी टहनियाँ चाहिए, अ डे, टू चू एंड टू प्ले विद। क्या करने के लिए चू होता है? चबाना, यानी खाने के लिए या फिर उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर, हर रोज़ मैं उसे रिवर पे लेके जाता, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, फॉर हिज बाथ, किस लिए? नहाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, यानी ये जो बैंक है, बैंक होता है बच्चों किनारा, सैंड क्या होती है? मिट्टी, यानी जो बालू मिट्टी का किनारा था उस नदी का, वहाँ पे वो क्या करता? लेट जाता। व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर,
और मैं क्या करता उस दौरान, उसकी जो साफ सुथरी मिट्टी थी पानी से वहाँ उठा के और उसको लगभग 1 घंटे तक रगड़ता रहता। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये काम होने के बाद वो लंबे समय तक पानी में लेटा रहता। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी। अब जब वो बाहर आता होता तो उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल काले रंग की चमचमाती हुई होती, क्योंकि नरेटर ने उसको रगड़ के नहलाया जो था। एंड ही वुड स्क्वील। अब स्क्वील क्या होता है? क्राई और ट्रम्पेट। उसकी जो आवाज़ है छोटे बेबी एलिफेंट की, उसको बोला है बच्चों तो ट्रम्पेट, जैसे खुशी में चिल्लाता। विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और जब मैं उसके बॉडी से पानी को नीचे की तरफ उतारता तो खुशी से चिंघाड़ता। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। तब मैं उसको कान से पकड़ता। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट यानी आसान तरीका है किसी एलिफेंट को लेके जाने का, उसको अपने साथ किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और ले जाके कहाँ छोड़ देता? फॉरेस्ट के किनारे पर, एज के ऊपर। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट। जबकि मैं उस दौरान जंगल के अंदर चला जाता। टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। ताकि मैं लशियस टेस्टी ट्विग इकट्ठी कर लूँ उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट। हैचेट क्या होती है बच्चों? कुल्हाड़ी। टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और इन ट्विग्स को काटने के लिए आपके पास एक शार्प यानी बहुत ही तीखी चलने वाली जो कुल्हाड़ी है वो होनी चाहिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। आधा घंटा तो उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में, आगे से घिसाने में लग जाता था ताकि वो तीखी हो जाए, उसकी धार तेज हो जाए। बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड। अब म्यूटिलेटेड क्या होता है? थोड़ी बहुत कटी छटी इधर से अगर वो हो जाती कोई ट्विग, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता है, खाना तो दूर की बात है। यानी उसको साफ सुथरी और अच्छे तरीके से अनटच्ड जो ट्विग्स थी वो चाहिए खाने के लिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। करी के लिए ये टहनियाँ और सैपलिंग होते हैं, जो हरे हरे छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो इकट्ठे करना उतना आसान काम नहीं था, इजी जॉब नहीं थी। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। मुझे हर तरह के पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता। क्या करने के लिए? टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग। ताकि मैं सबसे ज़्यादा डेलिकेट एंड टेंडर, नाजुक नाजुक सी उनको ट्विग्स को काट सकूँ उनके लिए। एज ही वॉज वेरी फोंड ऑफ होता है बच्चों शौकीन होना, ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्रीज विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। अब यहाँ एक तरह से कंपैरिजन किया गया है। उसको कौन सी ट्विग्स पसंद थी? बनियन ट्रीज की। और कैसे बनियन ट्रीज? जो ऊपर जाके आपस में मिल जाते हैं और एक कैसा नज़ारा पेश करते हैं, जैसे कि पेड़ों की कैनोपी होती है, आपने देखा भी होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जैसे हम कह सकते हैं, जैसे रोड के किनारे आप बच्चों देखते हैं दोनों साइड पेड़ हैं और बड़े होने के बाद ये ऊपर जाके आपस में मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैथेड्रल ऑफ लीव्स। तो उन हरी हरी टहनियों को, कच्ची टहनियों को, नाजुक टहनियों को काटने की मैं कोशिश करता। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। और ऐसा ही एक दिन हुआ, मार्च में स्प्रिंग डेज थे। और एक दिन क्या हुआ? व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। कुछ दूरी पर करी मुझे बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। अभी उसकी आवाज़ किसी एलिफेंट की नहीं थी, बल्कि एक बेबी एलिफेंट की तरह ही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसको हर्ट कर रहा होगा। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री। मैं पेड़ से नीचे उतरा एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और मैं जंगल के एज की तरफ भाग चला, उस किनारे की तरफ दौड़ चला। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं उसे ढूंढ नहीं सका, मुझे नहीं दिखा वो। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं पानी के किनारे गया। एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। सरफेस क्या होता है बच्चों? सतह। स्ट्रगल करना क्या होता है? संघर्ष करना। तब मुझे कुछ ब्लैक
ब्लैक ब्लैक सा, यानी कुछ काले रंग का कुछ दिखा जो पानी की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। देन इट रोज हायर, तभी थोड़ा सा ऊंचा उठा, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी। ट्रंक क्या होता है? सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं असहाय था, बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, मैं पानी में कूद नहीं सकता था, एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और वो जो 400 पाउंड का वेट का जो हाथी था, हाथी का बच्चा था, मैं उसे बचा नहीं सकता था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मेरे से तो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बड़ा था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, फिर मैंने देखा उसका जो बैक है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो पानी के ऊपर आया। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, फिर मेरी नज़र पड़ी। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, और मुझे देखते ही वो ट्रम्पेट करने लगा, चिंघाड़ने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, शोर होता है बच्चों किनारा, और वो किनारे की तरफ आने के लिए स्ट्रगल करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, अभी भी वो ट्रम्पेट कर रहा था। ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, और एकदम से मुझे पानी के अंदर खींच लिया उसने। एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं उस नदी में गिर पड़ा, आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तब मैंने देखा एक लड़का नदी की तलहटी में गिरा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल बॉटम पे नहीं गया था, उसकी सतह पे नहीं गया था, बॉटम तली के ऊपर, बट वॉज समवट अफ्लोट, कुछ एक पोजीशन में, यानी वो तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं पानी की सतह के सरफेस के ऊपर आया, एक बार बाहर आया ताकि मैं ब्रीद इन कर सकूँ। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और जो सैंडी बैंक था, मिट्टी वाला किनारा था, वहाँ पर उसके पैर बिल्कुल प्लांट की तरह फर्म हो गए थे, जैसे गड़ा लिए हो उसने। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर मी, और उसने अपनी सूंड को आगे इस तरह से स्ट्रेच कर रखा था, फैला रखा था, जैसे कोई हाथ मेरा इंतज़ार कर रहा हो। आई डाइव्ड अगेन, मैंने दोबारा डाइव किया, यानी गोता लगाया अगेन, एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, और उस डूबते हुए लड़के का हाथ पकड़ के सरफेस की तरफ आया। बट नॉट बीइंग गुड स्विमर, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा स्विमर, तैराक नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर, अशोर मीन्स यानी मैं किनारे की तरफ नहीं जा सका तैर के। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, ड्रैग होता है खींचना, और जो स्लो करंट था, पानी का बहाव था, वो मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्टेड बाय इन द करंट, यानी पानी के अंदर मुझे जाता देख, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पोंडरस, वो करी जो ज़्यादातर स्लो था, स्लगिश था एक तरह से, यानी ज़्यादा बोदर नहीं करता था चीज़ों के बारे में, और मुझे एक तरह से परेशान जो करने वाला था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, डार्टेड डाउन क्या होता है बच्चों? एक तरह एकदम से तेजी से मुड़ा, लाइक अ हॉक, बाज की स्पीड की तरह। एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर, और आधे रास्ते तक पानी में आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और वहाँ आके दोबारा से अपनी सूंड को उसने उसी प्रकार से फैला लिया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया इस सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर मैंने अपने आप को क्या पाया कि मैं दोबारा से पानी के नीचे जा रहा था। अभी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जो नरेटर है उसकी गर्दन के चारों ओर इसने अपनी सूंड को लपेट रखा है, और इसने अपने लेफ्ट हैंड्स में किसी डूबते हुए बच्चे को या लड़के को पकड़ रखा है। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप सो, लेकिन अब की बार मैंने महसूस किया वो पानी इतना गहरा नहीं था। आई सिंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, यानी तब मैं पानी के बॉटम तक नीचे गया और अपने पैरों से डबल्ड माई फीट, यानी एकदम से ऊपर की तरफ इसने डबल जोर लगाया है, जंप किया है। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, एरो होता है तीर की तरह,
यानी एक तीर की तरह है, मैं ऊपर की तरफ किक करके आ गया है। तलहटी को के ऊपर जैसे ही इसके पैर टच होते हैं, एक तरफ ऊपर की तरफ ये किक करता है, जंप करता है और एक तीर की तरह पानी के ऊपर आ जाता है। इन स्पाइट ऑफ द फेस दैट आई वॉज होल्डिंग, वो चेहरा जिसको मैंने पकड़ रखा था, द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, यानी मैंने उसको पकड़ रखा था, उसके चेहरे को। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसे ही मेरी बॉडी पानी से ऊपर आई, आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। अब लैसो क्या होता है? वो रस्सा, आसान भाषा में आप कह सकते हैं, जिससे उसको अपने जो पेट एनिमल हैं बच्चों, जैसे गाय है, बफलोस है, उनको बांधते हैं। तो मेरी गर्दन के चारों ओर ऐसे मुझे एक महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई रस्सा डाल दिया हो। दिस फ्राइटन्ड मी, और मैं बहुत भयभीत हो गया, फ्राइटन हो गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। स्वेलो क्या था बच्चों? निगल जाना। और मुझे लगा आज तो कोई वाटर एनिमल यानी पानी में रहने वाला कोई जानवर मुझे निगल ही जाएगा। आई हर्ड करी स्क्विलिंग, लेकिन तब मैंने करी को स्क्विल करते हुए सुना, उसकी वही वो चरचराती हुई आवाज़, ट्रम्पेट की आवाज़। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैं समझ गया कि उसकी ट्रंक थी जो एक रस्सी की तरह मेरे गले के चारों ओर लिपटी हुई थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वो हमें दोनों को घसीट कर, पुल करके अशोर यानी किनारे की तरफ ले गया। तो बढ़ते हैं बेटा आगे, क्या होता है देखेंगे। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। फॉन्ड ऑफ क्या होता है? शौकीन होना। अब करी पके हुए बनाना का, केलों का शौकीन हो गया था। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, स्वयं की अपनी हेल्प के ऊपर वो बिलीव करने लगा था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और इस चीज़ से जो हमारे नरेटर हैं, उसका जो दोस्त है, उसको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती, असावधानी होती, वो थोड़ा परेशान हो जाता। विद क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी क्या होती है बच्चों? शान। करी एक्सेप्ट्स क्या होता है? स्वीकार करना। द चाइडिंग, चाइडिंग क्या होता है? डांट डपट। ही नोज ही डिजर्व, और जो पूरी शान के साथ उन डांट डपट को स्वीकार करता जो उसको लगता कि वो डिजर्व करता है, यानी कभी कभार गलती पे अगर उसको डांट दिया जाता तो उनको बड़ा शान से स्वीकार करता। करी वाज लाइक अ बेबी, वो एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड, उसको ट्रेंड किया जाना था। टू बी गुड, यानी उसको सिखाया जाना था कि अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताओगे, व्हेन ही वाज नोटी, जब उसने शरारत की है, मिस्चिफ देन एवर, तो पहले से भी ज़्यादा मिस्चिफ करेगा, शरारत करेगा। यानी जैसे बच्चे को हम शरारत करने पर नहीं डांटते हैं तो ज़्यादा नोटी हो जाता है, इसी प्रकार ये भी एक बच्चा ही था जिसको लाइफ में हाउ टू बिहेव वेल, हाउ टू बिहेव गुड। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat, यानी उदाहरण के लिए, इंस्टेंस के लिए लेखक बताते हैं कि एक दिन किसी ने उन्हें केला दे दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डिवेलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना। राइप होता है बच्चों पका हुआ। अब उसका एक तरह से उसको शौक लग गया पके हुए केले खाने का। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, और हमारे घर में एक रिवाज था, क्या आदत थी कि एक बड़ी सारी प्लेट में डाइनिंग रूम में टेबल के ऊपर उसको रख दिया जाता था, फ्रूट रख के। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल, एक दिन उस प्लेट में रखे हुए जो बनानास थे डिसअपीयर्ड, गायब हो जाते हैं। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड, ब्लेम क्या होता है? किसी पे दोष लगा देना। द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और जो घर वाले थे वो किसके ऊपर ब्लेम डाल रहे थे? नौकरों के ऊपर, कि भाई उनने सारे फ्रूट्स खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर होता है बाद में, कुछ एक दिन बाद, द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड अगेन, फिर से फ्रूट्स गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और अब की बार जो दोषी था मुझे ठहराया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और लेकिन मैं जानता था कि ये सब मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, और मैं इस बात पर बहुत नाराज़ हो गया अपने पेरेंट्स से। एंड द सर्वेंट्स, नौकरों से भी। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मैं श्योर था कि नौकरों ने ही सारे फ्रूट्स चुराए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, एक बार फिर से सारे फ्रूट गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, फिर मैंने क्या देखा? एक बनाना
पूरा स्मैश किया हुआ चकनाचूर हो रखा था, करी के पवेलियन में पड़ा था। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, और ये देख के मैं बड़ा हैरान हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि इससे पहले मैंने वहाँ कोई फ्रूट नहीं देखा था। एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि मैंने पहले बताया था, आप जानते हो ये बात, कि वो किस पे जिंदा रहता है, ट्विग्स पे, ट्विग्स खाता था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग, और हैरान था, सोच रहा था किस चीज़ के बारे में, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि क्या मुझे इस टेबल से कुछ फ्रूट्स ले लेने चाहिए, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना पेरेंट्स की परमिशन के। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी सी काले रंग की कोई चीज़, वेरी मच लाइक स्नेक, जो बिल्कुल सांप की तरह दिखती थी, सडनली केम थ्रू द विंडो, एक अचानक से विंडो में से आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे बनानास वहाँ से उठा के गायब हो जाती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, मैं बहुत डर गया था, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा था स्नेक्स को बनानास खाते हुए। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, मुझे लगा कि ये जो सांप है ये तो बड़ा ही टेरिबल लगता है, बड़ा ही डेंजरस है, खतरनाक है। दैट वुड स्नीक, स्नीक क्या होता है, चुपके से इन, यानी जो चुपके से अंदर आ जाएगा, स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और सारे फ्रूट उठा लेगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, क्रेप्ट होता है बेटो सेकेंड फॉर्म है क्रीप की, क्रीप होता है रेंगना, मैं रेंगते हुए रूम से बाहर गया, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस, और दिल में बहुत सारा डर छुपाए हुए बाहर की तरफ भाग लिया। यानी जो नरेटर हैं ये बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वो जो चीज़ थी इन्हें किसी स्नेक की तरह दिखी थी, जो कमरे में से चुपके से फ्रूट्स को उठा लिए थे जिसने। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, अब मुझे क्या श्योरिटी थी, क्या विश्वास था कि वो सांप दोबारा से आएगा घर में, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फ्रूट्स को खा लेगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार डालेगा। एक बार इस पिक्चर में आप देखिएगा, ये नरेटर हैं, चेयर पे बैठे हैं और सोच रहे थे विंडो के पास बैठे हुए, तभी इन्होंने क्या देखा है, फ्रूट्स की टोकरी, और इसमें से एक सांप लाइक की कोई चीज़ है, जो देखेंगे आप, यहाँ से इसने सारे बनानास को उठा लिया है, और नरेटर को क्या लगा, ये एलिफेंट के ट्रंप के बारे में तो सोच ही नहीं सके, इनको क्या लगा कि ये कोई सांप है और ये इनके पूरे घर को खा जाएगा, सभी मेंबर्स को नुकसान पहुंचा देगा, इसीलिए डर के उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, तब मैंने क्या देखा, करी की पीठ दिखाई दी और वो एकदम से पवेलियन की तरफ जाके अदृश्य हो गया। एंड आई वॉज सो फ्राइटन्ड, और मैं इतना डर गया था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं स्वयं को थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए, उस डर को भगाने के लिए करी की कंपनी में जाना चाहता था। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इनटू द पवेलियन, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने वहाँ जाके क्या देखा कि वो बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, अब एस्टोनिशमेंट क्या होता है बच्चों, हैरान हो जाना, ये एकदम से इतना हैरान था कि खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। द बनानास वर लाइंग स्टून ऑल अराउंड हिम, अब सारी तरफ, उसके चारों तरफ जो बनानास थे वो मसले हुए पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपने ट्रंक को फैला दिया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, यानी जैसे एक दो जो बनानास थे वो काफ़ी दूर थे, और उनको पकड़ने के लिए उसने उसी तरीके से अपनी सूंड को स्ट्रेच कर दिया। दैट इंस्टेंट, और उस पल मुझे क्या लगा, द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उस समय उसकी जो सूंड थी वो किसी काले सांप की तरह नजर आ रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट, और मुझे महसूस हुआ, करी वाज द थीफ, कि जो असली चोर था वो कौन है, करी। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसके कान खींचे यानी कान पकड़ के, एंड जॉयसली, और मजाकिया लहजे में, शोड माई पेरेंट्स दैट, और अपने पेरेंट्स के पास ले गया, उनको दिखाया, दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक, और मैंने तब उनको बताया ये मैं नहीं बल्कि करी है जो आजकल क्या खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, वो भी चोरी चोरी। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैंने उसे डांटा, स्कोल्ड किया,
फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, फॉर मीन्स क्योंकि जो एलिफेंट है वो शब्दों को समझते हैं, एज वेल एज चिल्ड्रन, किस तरह, जैसे कि बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसे कहा, क्या कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगर मैंने तुम्हें फ्रूट्स को स्टील करते हुए, चुराते हुए देखा, यू विल बी विप्ड, विप्ड क्या होता है बच्चों, यानी तुम्हें कोड़ों से पीटा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो समझ गया था कि हम उससे बहुत नाराज थे, यानी पूरे फैमिली के जो मेंबर थे सारे नाराज थे, वो समझ गया था। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नौकर भी नाराज थे। क्यों? क्योंकि बेचारों का, उनका भी तो झूठा नाम लगाया गया था इस चोरी में। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, प्राइड क्या होता है, गर्व, आज उसके गर्व को, आत्मसम्मान को एक तरह से ठेस पहुंची थी, वो इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि आइंदा उसने डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उससे आगे, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसको कोई फ्रूट दे देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, और वो इस तरह से चिंघाड़ता जैसे कि वो उनको थैंक यू बोल रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, यानी अगर एलिफेंट कोई गलती करता है तो विलिंग होता है, यानी उसकी पूरी इच्छा होती है कि उसको पनिश किया जाए। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर बिना किसी कारण के आप उसे पनिश करते हैं, ही विल रिमेंबर इट, वो इसे हमेशा याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, पे बैक इन द सेम कॉइन का मतलब होता है बच्चों उसी वे में बात करना। अगर आप इसे मारते हैं, लताड़ते हैं, तो वो भी आपके साथ पलट के वैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि ये अपनी इंसल्ट को नहीं भूलता, और गलती करता है तो विलिंग होता है कि उसको कोई पनिश करे। तो बढ़ते हैं बेटा आगे। करी इज ए फास्ट लर्नर, काफ़ी तेज है वो सीखने में। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट, जो उसको सिखाया जाता है साउंड के बारे में या सिग्नल्स के बारे में, उनमें वो मास्टर बन चुका है। देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न, लेकिन एक लेसन ऐसा भी है जिसको सीखने में एक जो एलिफेंट है वो 5 साल लगा देता है। करी इज़ नो एक्सेप्शन, इसलिए जो करी है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन होता है बच्चों अपवाद, यानी एक चीज़ करी ने 5 साल में सीखी है, बाकी चीज़ें बहुत जल्दी सीख गया क्योंकि वो फास्ट लर्नर है। अब वो कौन सी चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, उसे सिखाना पड़ता है कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज जाना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग एज यू टीच अ चाइल्ड, जैसे आप बच्चे को सिखाते हो उसी तरह से उसे भी सिखाना होता है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप धत कहते हो और उसका कान खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे वो बैठना सीख जाएगा। इसका मतलब धत क्या कहता है हाथी को कि बैठ जाओ। सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर आप माली कहते हो उसी तरीके से, एंड पुल हिम ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, वो क्या समझ जाता है कि ये चलने के लिए सिग्नल है। माले मीन्स आगे चलने के लिए और धत मीन्स टू बैठ जाने के लिए। करी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons, 3 lessons के बाद ही वो माली का मतलब समझ गया था। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत को सीखने में उसे 3 हफ्ते लगे थे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, बैठने वाली जो कला है उसमें वो इतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, आपको पता है कि एक एलिफेंट को बैठना सिखाया जाना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर, क्योंकि वो बहुत ऊंचा हो जाता है, एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, यानी आप जो उसकी देखभाल करते हो आपसे वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 year old, जब वो 2 या 3 साल का हो जाएगा, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, आप सिर्फ एक लैडर के सहारे ही उसकी पीठ तक पहुंच सकते हो। लैडर होता है सीढ़ी। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, यानी इससे अच्छा है कि आप उसको बैठ जाना सिखा दें बाय सेइंग धत, यानी धत कह के उसे बैठने की आदत डाल दें। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम,
यानी जो सीढ़ी सारी बार उसके आसपास रखने की जो जहमत है कौन उठाए, सारा दिन सीढ़ी को लिए कौन घूमे, तो इससे अच्छा है आप इसको क्या सिखा दो, धत यानी बैठ जाना। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल चीज़ है इसको सिखाना और वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 ईयर टू लर्न इट प्रॉपरली। इसको प्रॉपर तरीके से सीखने में उसने 5 साल लगा दिए। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। यानी ये जो मास्टर कॉल होती है ये 2 साउंड का मिक्सअप होता है, एक हिसिंग जैसे सांप फुफकारता है, हाउलिंग साउंड। और हाउलिंग साउंड किसकी होती है बच्चों, जैसे कि अपने टाइगर वगैरह हाउल करते हैं, ये इनका मिला जुला रूप होता है। एज इफ ए स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि सांप और टाइगर आपस में लड़ रहे हो, ये वैसी साउंड होती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और इस तरह की आवाज़ आपको इसके कान में करनी होती है। एंड डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। क्या आप जानते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एलिफेंट क्या करेगा जब आप एक मास्टर कॉल करते हैं। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप वन में जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, और सब कुछ काला हो गया है यानी अंधेरा घिरा आया है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबो, आप सिर्फ क्या देख पा रहे हैं, आसमान में सितारे देख पा रहे हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और कहीं भी आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकते क्योंकि रिस्क है। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल। उस टाइम आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है मास्टर कॉल देना। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने जो भी पेड़ होगा वो उसे उखाड़ देगा अपने ट्रंक से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये जो मूवमेंट करता है पेड़ उखाड़ने की, उससे सारे एनिमल डर के दूर भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जब पेड़ क्रैश होके तहस नहस होके नीचे गिरते हैं, मोंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मोंकीज बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक टहनी से दूसरी टहनी को फांदना शुरू कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे उसने अपने ट्रंक में एक पूरे पेड़ को जड़ समेत उठा रखा है, और दूसरी तरफ जो मोंकीज हैं वो इधर उधर एक दूसरी ब्रांचेस पे कूद फांद रहे हैं, और नीचे आप टाइगर्स देख रहे हैं और जो हिरन है वो इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, यानी वो जो बंदर हैं इधर उधर कूदते फांदते आप देख सकते हो चांदनी में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, यानी जो मेल डियर है वो इधर उधर भागते हुए आप देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और थोड़ी ही दूरी पर आप किसको, टाइगर को ग्रॉल करते हुए सुन सकते हो। इवन ही इज फ्राइटन्ड, यहाँ तक वो भी डर जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर एलिफेंट अगला पेड़ उखाड़ देगा, एंड द नेक्स्ट, एक के बाद एक पेड़ उखाड़ता चला जाएगा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और थोड़ी देर बाद आप क्या पाएंगे कि उसने आपके घर तक का रास्ता बना दिया है पेड़ उखाड़ के, यानी एक के बाद एक पेड़ उखाड़ता चलेगा और आपके घर तक का रास्ता क्लियर कर देगा। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, धन गोपाल मुखर्जी, इन्होंने लिखा है फ्रॉम करी द एलिफेंट। ये कंप्लीट नॉवल है और उनमें से एक छोटा सा ये एक्सेप्ट हमने लेसन के रूप में पढ़ा है। तो ये था बच्चों हमारा लेसन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर सकते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड ए थैचड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प। हमने लेसन में पढ़ा बेटा, जिसका जो पवेलियन बना रखा है वो क्या है, वहाँ पर जो छत है वो किसकी बनी है, घास फूस से, और वहाँ जो स्टंप है वो मोटे पेड़ के तने से बने हुए हैं, बहुत सॉलिड बनाया गया है। ऐसा क्यों? एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे। यानी पेज नंबर 8 पे पढ़ो और बताओ कि इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया था। हमने पढ़ा था ना लेसन में कि इसको मजबूत इसलिए बनाया गया था ताकि जब करी मूवमेंट करे तो उसको नुकसान ना पहुँचे।
तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8 कन्फर्म्स दैट द थैच्ड रूफ रेस्टेड ऑन 4 थिक ट्री स्टम्प, यानी 4 मोटे मोटे स्टम्प के ऊपर उसकी रूफ को टिकाया गया था। द पवेलियन वॉज बिल्ट इन दिस वे सो दैट द एलिफेंट कुड मूव अबाउट फ्रीली इनसाइड द एनक्लोजर, ताकि वो उस एनक्लोजर में फ्रीली मूव कर सके, इधर उधर घूम सके, और वो गिरने से भी इस चीज़ को बचाना था ताकि करी को कोई नुकसान ना हो। या आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिड करी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर। क्या उसको जब रिवर के ऊपर ले जाया जाता था स्नान के लिए, क्या वो उस चीज़ को एन्जॉय करता था? रीज़न बताइए आप। आंसर इज यस, करी एन्जॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। उसे बहुत अच्छा लगता था रिवर में बाथ लेना। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल द नरेटर रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड। वो पानी में लेट जाता करी और नरेटर साफ सुथरी मिट्टी से उसकी बॉडी को रगड़ता। कब तक? फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर वो लंबे समय तक पानी में लेटा रहता। हिज स्किन वुड शाइन लाइक एबनी ऑन कमिंग आउट फ्रॉम वाटर, और जब पानी से बाहर निकल के आता तो उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल एबनी की तरह चमचमाती हुई काली बॉडी। एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज द नरेटर रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और बाहर आने के बाद जब नरेटर उसके बॉडी से पानी को सोखता, नीचे की तरफ उतारता, तो स्क्वील करता, ट्रम्पेट करता, खुशी जाहिर करता। थर्ड क्वेश्चन बेटा, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम, वाई? यानी उसके लिए अच्छी अच्छी जो ट्विग्स इकट्ठी करता था वो बहुत टाइम लगाती थी, ऐसा क्यों? आंसर, द नरेटर वुड क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, हर तरह के पेड़ पर उसे चढ़ना पड़ता, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर करी। करी के लिए डेलिकेट मीन्स बहुत ही नाजुक नाजुक, और जो टेंडर ट्विग थी उनको इकट्ठा करने के लिए उसे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता। इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्विग्स विदाउट म्यूटिलेटिंग दैम, ताकि वो म्यूटिलेट ना हो जाए, थोड़ी सी अक्षत विक्षत ना हो जाए। द थैचेट नीडेड टू बी वेरी शार्प, उसके लिए जो कुल्हाड़ी होनी चाहिए बहुत तीखी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। एंड इट वुड टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, आधा घंटा तो उस कुल्हाड़ी को तीखा करने में लग जाता। देयरफॉर इट वुड टेक द नरेटर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड गुड ट्विग्स फॉर करी, इसीलिए ये लंबा प्रोसेस हो जाता नरेटर के लिए, करी के लिए ऐसी ऐसी टहनियाँ ट्विग्स को जुटाना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? करी ने अपने दोस्त को, नरेटर को, स्ट्रीम में क्यों फेंक दिया, क्यों धकेल दिया था? आंसर, करी पुश्ड हिज फ्रेंड द नरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज ए बॉय लाइंग फ्लैट एट द बॉटम ऑफ द रिवर, क्योंकि एक लड़का सीधा लेटा हुआ था, यानी वो डूबा हुआ था पानी में। एंड ही वांटेड हिम टू सेव द ड्रोनिंग बॉय, और वो उस डूबते हुए लड़के को बचाना चाहता था, इसलिए उसने नरेटर को पानी के अंदर धकेल दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, करी वॉज लाइक ए बेबी, बच्चे की तरह था ये। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? किस आधार पे लेखक ने यहाँ बच्चे से इसकी तुलना की है? आंसर इज, करी वॉज लाइक ए बेबी एज इट हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, क्योंकि बच्चे की तरह इसे अच्छा बनना सिखाया जाना था सारी चीज़ें। इफ़ इट वॉज नॉट टोल्ड व्हेन इट वॉज नॉटी, अगर उसकी शरारत के टाइम उसे ना समझाया जाए, इट वॉज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर, अब ये पहले से ज़्यादा शरारती हो जाएगा, शरारतें करने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, अब उसने कैसे मैनेज किया, यानी उसने वो बिना किसी की नज़र में आए उसने बनानास को कैसे चुराया? हाउ डिड ही डू इट, कैसे किया उसने वो सब? लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट यूज टू बी केप्ट ऑन द टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम ऑफ द नरेटर हाउस, नरेटर के घर में डाइनिंग रूम में खिड़की के सहारे किसी टेबल के ऊपर क्या रखे होते थे? प्लेट पे फ्रूट्स रखे होते थे। करी वुड पुट हिज ट्रंक इन थ्रू दिस विंडो, इस विंडो में से वो अपने ट्रंक को अंदर डालता। एंड पिक अप ऑल द बनानास केप्ट इन द प्लेट, और प्लेट में जितने बनाना रखे होते उनको उठा लेता। ही वुड देन ईट दीज स्टोलन बनानास इन हिज पवेलियन, और वापस अपने पवेलियन में जाके इन चुराए हुए बनानास को खा लेता। क्वेश्चन नंबर 7, करी लर्न्ड द कमांड टू सिट एंड टू वॉक, चलने की और बैठने की जो कमांड थी उसने सीख ली। वेयर वर द इंस्ट्रक्शंस
फॉर ईच कमांड। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन थी। आंसर, टू मेक करी सिट डाउन, उसे बैठाने के लिए क्या कहता नरेटर? द नरेटर वुड से ध, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसको कान से खींच लेता। टू मेक हिम वॉक, और उसे चलने के लिए द नरेटर वुड से माली, माली कहता, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींच देता। तो ये दो चीज़ें थी बच्चों जो नरेटर ने उसको सिखाई। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल क्या है? वाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल और एन एलिफेंट टू लर्न? ये सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों है और एलिफेंट इसको बड़ा मुश्किल से क्यों सीख पाते हैं? आंसर इज, द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। अभी लेसन में हमने पढ़ा था, ये एक अजीबोगरीब तरह की हिसिंग और हाउलिंग साउंड होती है बच्चों। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, ऐसा लगता है जैसे सांप और टाइगर दोनों आपस में लड़ रहे हों। एंड दिस काइंड ऑफ नॉइस हैज़ टू बी मेड इन एन एलिफेंट्स ईयर, और इस तरह का जो शोर होता है वो इसके कान में करना पड़ता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है और बड़ा मुश्किल भी है उसे सीखने के लिए। इफ़ वन इज़ लॉस्ट इन द जंगल, अगर कोई जंगल में खो जाता है, एंड देयर इज़ नो वे आउट, बाहर आने का रास्ता नहीं है, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मास्टर कॉल देना। एट वंस, एकदम से, द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ इट, और सामने जो भी पेड़ आता है वो एलिफेंट उसे उखाड़ देता है, वन बाय वन विद इट्स ट्रंक, एक एक करके अपनी सूंड से। दिस अचीव्स टू पर्पस, इसके दो पर्पज होते हैं। फर्स्ट, इट फ्राइटन्स ऑल द एनिमल अवे, सारे जंगली जानवरों को डरा के दूर भगा देता है। एंड सेकेंड, अ रोड इज फॉर्म्ड दैट लीड्स स्ट्रेट टू वंस हाउस, और दूसरा क्या पर्पज होता है बच्चों? वो रास्ता बना देता है जो सीधा आपको आपके घर तक पहुंचा देता है। तो ये थे बेटा अपने क्वेश्चन आंसर्स। आई होप लेसन इज़ टोटली क्लियर और आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, इसको लाइन बाय लाइन समझा है, वर्ड मीनिंग डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।